हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंस्पायर साइंस क्लास के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आइए शुरू करते हैं अम्ल, क्षार एवं लवण के इस चैप्टर से अपने उस अगले टॉपिक को। और वो अगला टॉपिक क्या है? दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है। ये जो टॉपिक है ये आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है। हमेशा यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है और कभी कभी यहाँ से जो है आपका शॉर्ट आंसर या वेरी शॉर्ट आंसर करके आता है। तो आइए शुरू करते हैं इस विशेष टॉपिक को। तो देखिए, हमने इस टॉपिक में जिन बिंदुओं पर चर्चा करना मैंने चाहा है उनको पहले मैंने यहाँ पर नोट कर दिया है। तो देखिए, दैनिक जीवन में पीएच के महत्व में हम जिन बातों पर चर्चा करने वाले हैं उनमें से पहला क्या है? विभिन्न पदार्थों के पीएच मान, ये पूछता है आपसे। और दूसरा है पौधों एवं पशुओं की पीएच के प्रति क्या संवेदनशीलता है, इसकी चर्चा करेंगे। अगला है मिट्टी का पीएच मान, ये अलग से एक सवाल आपको मिलता है, ठीक है। और नेक्स्ट है पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम का पीएच मान, कैसे आप उसको देख पाते हैं। मैंने हालांकि इसके बारे में बता रखा है, एक बार फिर देखेंगे। पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय, इस पर चर्चा करेंगे। और अंत में हम देखेंगे कि पौधों एवं पशुओं द्वारा उत्पन्न रसायनों के कारण जो है उसमें हम पीएच से कैसे प्रभावित होते हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे। और कुछ प्राकृतिक अम्लों के बारे में भी हम देखेंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं अपना पहला टॉपिक। पहला टॉपिक क्या है? पहला है विभिन्न पदार्थों के पीएच मान। तो देखिए, यहाँ पर हम पहला हेडिंग ले रहे हैं विभिन्न पदार्थों के पीएच मान। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये हेडिंग आपके लिए रहेगा, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। मैंने कुछ पदार्थों को पहले से नोट करके रखा है क्योंकि नोट करने में काफ़ी समय लगता है, वीडियो काफ़ी लंबा बन जाता है, ठीक है। तो देखिए, जैसे आपसे पूछेगा लार का पीएच मान क्या होता है, लार सलाइवा, ठीक है। तो देखिए, लार का पीएच मान दो तरीके से पूछेगा। खाना खाने से पहले उसका पीएच मान क्या होता है और खाना खाने के बाद उसका पीएच मान क्या होता है। तो दोनों को हमने यहाँ पे लिखा है। तो देखिए, लार है, खाना खाने से पहले उसका पीएच मान कितना है? 7.4 है और खाना खाने के बाद 5.8 है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे कि आप इसको अपने पास रख पाएँ, ठीक है। तो देखिए, अगला है नींबू का रस। नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है, इसको मैंने लिखना भूल ही गए। नींबू का रस आपका जो है ये आपका 3.8 के समथिंग, या जो है ये जो है लगभग 4 होता है। कितना होता है? लगभग 4 होता है। कई किताबों में अलग अलग डेटा भी रखा है, लेकिन इसको 4 मानकर चलिए, ठीक है। नींबू का रस कितना हो गया? 4 हो गया। सिरके का पीएच मान, अगर हम सिरके की बात करें तो आप जानते हैं कि CH3COOH क्या होता है? ये सिरका होता है, एसिटिक अम्ल। और सिरके का पीएच मान कितना? 2.5 से 3.8 के बीच होता है, परास में होता है। ये परास क्यों दे रखी है? क्यों? क्योंकि सिरके का जो शुद्ध अम्ल होगा वो 2.5 होगा। अगर उसमें हम कुछ मिक्स करेंगे, वाटर वगैरह मिक्स करेंगे तो पीएच मान घट जाता है, ठीक है। इस वजह से ये परास लिखा हुआ है। शराब का पीएच मान 2.8 से 3.8 के मध्य में होता है। टमाटर के जूस का पीएच मान की बात करें तो 4 से 4.4 तक होता है। बियर की बात करें तो ये आपका 4 से 5 के बीच में होता है। अगर हम कॉफ़ी की बात करें, ये पूछा गया सवाल है, कॉफ़ी की बात करें तो 5 होता है। कितना होता है? 5 होता है। आगे आइए, मानव मूत्र की अगर हम बात करें तो इसका पीएच मान 4.8 से 5.5 होता है। उसके बाद अभी बताते हैं कौन सा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। दूध का पीएच मान 6.4 होता है। मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। सभी जानते हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। समुद्री जल का पीएच मान 8.4 होता है। अभी बताते हैं कौन सा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। आंसू का पीएच मान 7.4 होता है। देखिए, 7.4 आपका आंसू भी है, आपका मानव रक्त भी कितना है? 7.4 ही है। आगे बढ़ते हैं। अम्ल वर्षा का पीएच मान 5.6 से कितना होता है? कम होता है। NaCl का पीएच मान 7 होता है, ठीक है, बिल्कुल उदासीन जैसे जल होता है उसके बराबर होता है। आमाशय का रस आप जानते हैं 1.4 होता है। 1m, यहाँ पे m का मतलब है कि 1 मोलर, कितना? 1 मोलर सांद्रता है। 1 मोलर NaOH का पीएच मान 13 होता है। 1 मोलर HCl का पीएच मान 0 यानी कि 0 होता है। आगे बढ़ते हैं। मिट्टी का पीएच मान कितना होता है? 7.2 होता है। अब ध्यान से देखिए, पहले हम बताते हैं कौन सा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इंपॉर्टेंट आपका जो है ये भी रहेगा, एक बार इसको अलग कलर से नोट कर देते हैं। ये आपका इंपॉर्टेंट रहेगा
जहाँ मैं टिक कर रहा हूँ ये भी आपका इम्पोर्टेंट रहेगा। नींबू का रस भी आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। अब आगे आते हैं, कॉफ़ी पे इम्पोर्टेंट रहेगा। अब इधर आइए, दूध का इम्पोर्टेंट रहेगा। मानव रक्त ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। शुद्ध जल आपको पता ही है, समुद्री जल को आप इम्पोर्टेंट टिक कर लीजिए। क्यों? क्योंकि लोग सवाल पूछते हैं आपसे और कहते हैं कि जल का पीएच मान कितना होता है, तो आप कहेंगे 7 होता है। फिर पूछेगा नल के जल का पीएच मान कितना होता है, तो आप कहेंगे 7 होता है। फिर पूछेगा कि समुद्र के जल का पीएच मान कितना होता है, तो आप कहोगे 7 होता है। नहीं, 7 नहीं होता है। कितना होता है? 8.4 होता है। कितना होता है? 8.4 होता है। कितना होता है? 8.4 होता है। इसका मतलब हल्का सा क्या है? क्षारीय है। बात क्लियर हुआ? आंसू का पीएच मान इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। अब आगे आते हैं, अम्ल वर्षा का वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। हालांकि वेरी इंपॉर्टेंट आपका ये जो है मानव रक्त भी है। अब आगे आते हैं NaCl, ध्यान रखिएगा नमक का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है, ठीक है। आमाशयी रस आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, 1.4 याद रखिएगा। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ये दोनों पूछे जा चुके हैं, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं ये, ठीक है। 1 मोलर NaOH, 1 मोलर HCl, ऐसा भी लिख देगा कि 1 मोलर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान कितना होता है, तो 0 होगा। 1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान कितना होगा? अच्छा, इसमें कुछ मिस्टेक हो गया। 1 मोलर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कितना? 0 होगा। 1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना होगा? 13 होगा। यानी कि ये क्षारीय है और स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग बेस है। बात क्लियर हुआ? मिट्टी का पीएच मान 7.2 के बराबर होता है। क्या ये बातें क्लियर हैं? इनको बिल्कुल आप अपने नोट में बना लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अगले क्रम पे, इसको नोट कर लीजिए। आइए बढ़ते हैं अगले क्रम पे। कह रहा कि पौधों एवं पशुओं के पीएच के प्रति संवेदनशीलता, हमने इसको क्या बनाया? हमने इसको बनाया हेडिंग। हम इस पर चर्चा करने वाले हैं कि पौधे हों चाहे पशु हों, दोनों के लिए हम क्या देखेंगे? पीएच के प्रति ये कैसे संवेदनशील होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। तो देखिए, आप जानते हैं हमने यहाँ नोट में लिखा था, हालांकि फिर एक बार समझते हैं उसको। नोट में इस पॉइंट को नोट कर लीजिए कि जो मानव शरीर होता है, ये पॉइंट पूछा गया है। मानव शरीर अगर बात करें तो ये 7 से लेकर के यानी 7 से 7.8 पीएच के परास पर सबसे अधिक कार्यक्षम होता है। ये नोट पॉइंट आप बिल्कुल, कुछ इसमें ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, बस जिन बिंदुओं को हम बता रहे हैं उनको नोट में रख लीजिए अपने, ठीक है, दिमाग में रखिए। मानव शरीर 7 से 7.8 पीएच के परास पर सबसे अधिक कार्यक्षम होता है। बात क्लियर हुई? अगर हम यहाँ, हालांकि हम पीएच की बात करते हैं, अगर टेम्परेचर की बात कर ले, ताप की बात कर ले, तो आप जानते हैं 20 से 25 डिग्री पे ये सबसे अधिक कार्यक्षम होता है टेम्परेचर। अगर हम आर्द्रता की बात कर लें, क्या बात कर लें? आर्द्रता की बात कर लें, हालांकि यहाँ पे इसका टॉपिक नहीं था, वो 60 है। कितना है? 60। कहने का मतलब आर्द्रता का मान कितना हो? 60 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 60 होना चाहिए। हालांकि हमने यहाँ पर आपको सिर्फ पीएच के रेस्पेक्टिवली आपको पीएच को समझाने के लिए इस पॉइंट को नोट किया है। दूसरी बात, पौधा हो या पशु हो, हमने पशु की बात कर ली। पशु में हमने आपको एग्जाम्पल मनुष्य का दिया। मनुष्य के साथ साथ अन्य जितने भी पशु हैं उन सभी के लिए ये रेंज महत्वपूर्ण है, ठीक है, चाहे पशु हो, कोई भी पशु हो। चलिए, अगर हम पौधों की बात करें तो आप जानते हैं कि एक होता है अम्ल वर्षा। क्या होता है? अम्ल वर्षा होता है, अम्ल वर्षा। और अम्ल वर्षा का पीएच पूछता है, जो पॉइंट पूछता उन्हीं पर हम चर्चा करते हैं, बाकी का समय आपका खराब नहीं करेंगे। अम्ल वर्षा का पीएच मान आप जानते हैं कितना होता है? 5.6 से कितना कम होता है? 5.6 से क्या होता है? कम होता है। अब देखिए, अगर हम पौधों की बात करें, और पौधों में लगी होती हैं क्या? पत्तियां लगी होती हैं, शाखाएं लगी होती हैं, फल लगे होते हैं, फूल लगे होते हैं। जब ये अम्ल वर्षा इन पत्तियों पर गिरती है तो पत्तियां सूख जाती हैं,
ठीक है। यानी कि अम्ल वर्षा पौधों के लिए घातक होती है, पौधों के लिए ही नहीं पशुओं के लिए भी घातक होती है। मैंने कहा कि जो पशु होते हैं वो 7 से 7.8 pH के परास में अधिक कार्यक्षम होते हैं, लेकिन ये देखिए 5.6 से कम है। तो अब क्या होगा कि ये जो pH है इसको डिस्टर्ब करेगा, अनबैलेंस हो जाएगा। इस वजह से आपकी त्वचा पे, मतलब आपकी त्वचा पे ना हो भगवान करे, मतलब जिस भी जीव के ऊपर अम्ल वर्षा गिरेगी उसकी त्वचा पे त्वचा कैंसर जैसी चीज़ हो सकती है। ऐसे ही अगर ये अम्ल वर्षा किसी पौधे पर गिरेगी तो पौधा सूख सकता है, ठीक है। वो उसका जो है pH इम्बैलेंस होगा तो वो पौधा सूख जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर ये pH यानी कि अम्ल वर्षा किसी इमारत पे, भवन पे गिरती है तो वहाँ पे स्टोन कैंसर जैसी समस्या होती है। स्टोन कैंसर का मतलब कि पत्थर चिटक जाता है, खुरदरा हो जाता है, ख़राब हो जाता है, ठीक है। आप ताजमहल का एग्जाम्पल ले सकते हैं, अम्ल वर्षा के कारण वो क्या हो रहा है, ख़राब हो रहा है, ठीक है। तो ये जो है पौधे और पशु जो है pH के प्रति संवेदनशील होते हैं। उसमें आपको जो पूछेगा तो ये जो है अम्ल वर्षा का pH मान पूछेगा, पहला ये आप नोट करिएगा। दूसरा आपके लिए ये पॉइंट, बस यही 2 पॉइंट इसमें आपको याद रखने हैं, याद रहेगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्रम पे, चलिए शुरू करते हैं। मिट्टी का pH मान, आइए कह रहा है कि मिट्टी का pH मान, मैंने मिट्टी के pH मान पे चर्चा कर ली है, मैंने मिट्टी का pH मान आपको नोट करवा दिया, तो इस पर सिर्फ सुनिए, ऐसे मौखिक सुनिए। अच्छा, मिट्टी का एक निश्चित pH मान होता है, अगर वो pH मान इम्बैलेंस हुआ, कम या ज़्यादा हुआ तो क्या होगा कि आपकी जो फसल है उसकी पैदावार घटेगी या फिर फसलें वहाँ पे नहीं उगेंगी, ठीक है। तो अम्ल जो है मिट्टी का जो एक निश्चित pH मान है उसके परास को बनाए रखना होता है। तमाम तरह के एसिड आप जैसे कि आप जानते हैं कीटनाशक डालते हैं या खाद डालते हैं, उर्वरक डालते हैं, तो उससे pH इम्बैलेंस होता है। लेकिन मिट्टी में जो इम्बैलेंस हो जाता है pH, उसको मिट्टी स्वयं अपने आप को दुरुस्त करती है, ठीक करती है, ठीक है। आप उसको समझ लीजिएगा। बस यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो मिट्टी का pH मान इम्पोर्टेंट है, तो उसको आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, उसको याद कर लीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं। पाचन तंत्र का pH मान, आइए इस पर चर्चा करते हैं। चलिए इसको बनाते हैं क्या, हेडिंग बनाते हैं, पाचन तंत्र का pH मान। अब इसमें क्या है समझना आपको, ये है कि आप जानते हैं कि ये क्या होता है, ये आपके पास में एक है आमाशय और यहाँ से ये आपका जो है, यहाँ से आपका क्या होता है, छोटी आंत और बड़ी आंत होता है, आप जानते हैं। अब ध्यान से सुनिए, इस पॉइंट को समझिए। ये है क्या, ये है स्टोमच या आमाशय बोलते हैं इसको। हमने अभी अभी आपको नोट कराया कि आमाशय का pH मान लगभग 1.3 से 1.7 तक हो जाता है। क्यों? क्योंकि आमाशय में होता है HCl और आप जानते हैं कि HCl कितना स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो आप ध्यान दीजिए, लार की अगर हम बात करें, यहाँ पे माउथ, आप जानते हैं कि माउथ में आप जानते हैं कि लार होता है। तो लार के हमने 2 केस आपको बताए कि खाना खाने के पहले, खाना खाने के पहले और खाना खाने के बाद। तो खाना खाने के पहले कितना होता है, 7.4 होता है, आप जानते हैं, और ये खाना खाने के बाद 5.8 हो जाता है, ठीक है। ये हमने माउथ की बात की, एक मुख का जो पाचन होता है उसकी हम बात करते हैं। तो मुख में खाना खाने से पहले जो pH 7.4 है और खाना खाने के बाद 5.8 हो जाता है, ये बात आप इसको आपको याद रखना है। उसके बाद भोजन नीचे की तरफ जाता है, कहाँ, आमाशय में जाएगा। और आप जानते हैं कि जो भोजन हम खाते हैं वो पूर्णतया शुद्ध नहीं होता है, उसमें तमाम तरह के बैक्टीरिया होते हैं या कुछ अन्य ऐसे पदार्थ हो सकते हैं जिनसे आपके शरीर में कुछ विकार उत्पन्न होने के चांस हो सकते हैं। तो इस भोजन के साथ आए हुए उन हानिकारक बैक्टीरिया, जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग एसिड की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि 5.8 में जो pH मान है वो एसिड तो है, लेकिन उस भोजन में आए हुए जीवाणुओं को नष्ट वो नहीं कर पाएगा। इस वजह से आमाशय में क्या होता है, ये pH मान और घटता है।
क्योंकि आमाशय की जो अंतः दीवार है वहाँ से जठर रस निकलता है और उसमें क्या होता है, HCl होता है। क्या होता है, HCl होता है। और इसका pH मान 1.3 से 1.7 के पास में होता है। और भोजन में आए हुए तमाम तरह के जो भी हानिकारक विषैले पदार्थ होते हैं या जीवाणु होते हैं उनको ये नष्ट करता है। ठीक है, यहाँ पे भोजन कैसा हो गया, अम्लीय हो गया। तो अंदर की जो आमाशय की दीवार है, अम्ल से बचने के लिए आप जानते हैं उसमें म्यूकस की लेयरिंग होती है। म्यूकस उस अंदर की दीवार को बचाए रखता है। लेकिन अभी गृहिणी से भोजन जैसे ही आगे बढ़ेगा, छोटी आंत में जाएगा, यहाँ पे आप जानते हैं कि एक होता है क्या, अग्नाशय यानी कि पैनक्रियाज होता है। यहाँ से आपके रस निकलते हैं, पाचक रस निकलते हैं। अब ये जो अम्ल है ये कैसा हो जाएगा, ये आपका क्षारीय हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। ये जो अम्लीय आपका जो ये पदार्थ भोजन है ये कैसा हो जाएगा, गृहिणी के बाद आपका जो ये क्षारीय हो जाएगा। pH मान आपका चेंज हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर हुई। अच्छा, कभी कभी जब ये अम्ल की मात्रा बढ़ती है तो एसिडिटी होती है। क्या होती है, एसिडिटी होती है। तब इस अम्ल को नष्ट करने के लिए हम खाते हैं क्या, एंटी एसिड खाते हैं या एंटा एसिड खाते हैं। एंटा एसिड खाते हैं। अब एंटा एसिड में होता क्या है, आप जानते हैं कि MgOH का होल ट्वाइस होता है। या फिर आप इसके अतिरिक्त किसी अन्य क्षार युक्त पदार्थ को खा सकते हैं। बस ध्यान रहे कि उसमें क्षारीयपन हो, वो क्षारीय होना चाहिए। क्यों, क्योंकि एसिड के साथ में जब क्षार मिलेगा, आप जानते हैं पहले से यहाँ क्या है, पहले से यहाँ पे एसिड यानी कि अम्ल है। आपने क्या खाया, कोई बेस युक्त पदार्थ खाया, यानी कि अम्ल और क्षार आपस में मिलेंगे तो बताइए ना तो अम्ल बचेगा और ना तो क्षार बचेगा। सीधा सीधा आपको एक साल्ट और वाटर प्राप्त होगा और एसिडिटी की समस्या खत्म हो जाएगी। आप जानते हैं इनो, जो कि 2 सेकंड में 5 सेकंड में जो भी काम करता है, आप जानते हैं इनो खाइए और 5 सेकंड में एसिडिटी को मिटाइए। ठीक है, मैं इनो का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, आइए एंटासिड तो यूज करते हैं। ठीक है, तो अपच, इसको अपच भी बोलते हैं। एसिडिटी जब होती है तो अपच, उसी को अपच बोलते हैं। अपच की शिकायत भी होती है तो उसको दूर करने के लिए हम क्या खाते हैं, कोई क्षारीय पदार्थ या फिर एंटासिड में आप जानते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया करते हैं। ठीक है, ये बात होगी किसकी, ये पाचन में pH का जो है मान, pH के महत्व की हमने यहाँ पे चर्चा की। अब आइए बढ़ते हैं अगले क्रम पे। pH परिवर्तन के कारण दंत क्षय कैसे होता है उस पर चर्चा करेंगे। देखिए, pH परिवर्तन के कारण दंत क्षय पर हम चर्चा करेंगे। अच्छा, आप जानते हैं, आपने क्या जाना, आपने बहुत कुछ जान लिया अभी तक। आप जानिए कि आप जानते हैं कि मुंह में क्या होती है। पहले ये समझिए कि मुंह में तो दांत होते हैं। मुंह में क्या होते हैं, दांत तो होते ही, और मुंह में लार भी तो होती है। बिल्कुल, मुंह में लार तो हमेशा निकलती रहती है। अच्छा सा खाना देखिए, लार निकलना शुरू। ठीक है, तो लार हमेशा निकलती है। और आप ये भी जानते हैं कि लार का pH मान 2 टाइप से होता है। एक तो होता है खाना खाने के बाद या पहले खाना खाने के पहले, और दूसरा खाना खाने के बाद। तो आप जानते हैं कि ये 7.4 होता है और ये 5.8 होता है। अब ध्यान दीजिए, 5.8 खाना खाने के बाद। क्लियर हुआ? तो आइए देखिए, हमने इस पर पहले भी चर्चा की है। 7.4 और 5.8 पर मैंने पहले भी चर्चा की है। और मुंह में दांत तो होते ही आप जानते ही हैं, और लार भी है। तो अब देखिए, जब इतना तो काम चल जाएगा, 5.8 तक कोई बात नहीं है, 5.5 तक भी कोई दिक्कत नहीं है। आप जानते हैं एक मुंह हो गया, हालांकि गोल नहीं होता, इतना गोल नहीं होता है। ये क्या है, मान लीजिए क्या है, ये मुंह है। किसका है मुझे नहीं पता, हो सकता है कि आपका ही हो। माउथ है ये, क्या ये माउथ है। इसमें pH मान कम से कम 5.8 तो आप जानते ही हैं, लेकिन ये घट करके 5.5 तक भी आ जाए तो कोई मुसीबत नहीं है, कोई मुसीबत नहीं है, काम चल जाएगा। लेकिन अगर pH मान घट जाए, कितना हो जाए भैया, pH मान घट जाए 5.5 से, इसका मतलब क्या हुआ कि pH मान अगर 5.5 से कम हो जाए, कहाँ का, मुख का, तो क्या होगा, दंत क्षय, जो आपके मुंह में दांत हैं वो क्षय होने लगेंगे। धीरे धीरे दांत क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे।
जैसे कभी देखे होंगे किसी दीवार में जंग लगता है तो, या किसी लोहे में जंग लगता है, वैसे ही आपके दांतों में जंग लग जाएगा, दांत धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। अच्छा क्यों? क्योंकि दांत, अगर हम दांत की बात करें तो दांत का जो ऊपरी सिरा है ये कहलाता है इनेमल। क्या कहलाता है? इनेमल कहलाता है। और ये बना होता है किसका? ये किसका बना होता है इनेमल? ये कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। किसका? कैल्शियम फास्फेट का बना होता है, कैल्शियम फास्फेट। ठीक है, ये क्या है? एक कैल्शियम फास्फेट है। और आप जानते हैं कि कैल्शियम फास्फेट से जब कोई एसिड अभिक्रिया करेगा तो ये जो है आपका इनेमल नष्ट हो जाएगा, ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, ये जो 5.5 है इतना तो काम करेगा, कोई बात नहीं, लेकिन इससे कम पीएच मान होता क्यों है? आखिर क्यों ये समस्या ही आती है? तो देखिए, जब आप कुछ खाते पीते हैं तो उसके जो कण होते हैं ना, अधिकतर मीठी चीज़ें जब आप खाते हैं तो उसके कण दांतों में फंस जाते हैं, और जब वो फंस जाएंगे दांतों में, जब उसके कण, मान लीजिए दांत है, एक दांत और बढ़ लेते हैं, देखिए ये दांत दूसरा हो गया, यहाँ पे वो कण मान लीजिए फंस गए से, मीठा चीज़ आपने कुछ खाया, और उसके बाद में ये बहुत देर तक आप सो गए रात में, और आप जानते हैं आपके मुख में बहुत सारे बैक्टीरिया, जीवाणु होते हैं। क्या होते हैं? बिल्कुल होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, कीड़े मकोड़े नहीं, मतलब जीवाणु होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? जीवाणु होते हैं। मुख में क्या होते हैं? जीवाणु होते हैं। और ये जीवाणु क्या करते हैं? इसका करते हैं किण्वन। क्या करते हैं? किण्वन, फर्मेंटेशन करते हैं, फर्मेंटेशन करते हैं। और आप जानते हैं कि फर्मेंटेशन में अल्कोहल बनता है, या फिर एसिटिक अम्ल भी बन सकता है। क्या बनेगा? सिरके का अम्ल भी बन सकता है। और आप जानते हैं कि उसी के साथ में अन्य प्रकार के अम्ल भी बनेंगे, इसलिए उन अम्लों के कारण क्या होगा, पीएच मान और घटेगा। और जब घटेगा तो ये जो कैल्शियम फास्फेट है ये क्षय हो जाएगा, धीरे धीरे दांत आपका खराब हो जाएगा। तो दंत क्षय आप समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद है। आइए बढ़ते हैं अगले क्रम पे। पौधों एवं पशुओं द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा, ये कैसे होता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। चलिए इसको देखते हैं। देखिए, हमने यहाँ पे इसको बनाया क्या, इसको हमने हेडिंग बनाया। जिन पॉइंट को मैं यहाँ लिख रहा हूँ बस उन्हीं पॉइंट को नोट करिए, उन्हीं को याद करिए, बाकी कुछ बकवास मत करिए। ठीक है, देखिए बाकी कुछ आपको यहाँ पे नहीं करना है। देखिए आपको सवाल देगा, क्या देगा सवाल, कहेगा कि मधुमक्खी में कौन सा, मधुमक्खी जो डंक मारती है भैया, मधुमक्खी के डंक में जो अम्ल होता है वो क्या होता है, ये सवाल देगा। या आपको ये सवाल दे सकता है कि कहेगा सांप, सांप तो देखा ही होगा, सांप के डंक में जो अम्ल है, आपको ये सवाल हो सकता है। आपको सवाल ये मिल सकता है कि चींटी, तो चींटी लिख गया, चींटी के डंक में अम्ल, ये पूछ सकता है। एक पौधा आपके किताब में दे रखा है नेटल, क्या दे रखा है, नेटल। तो नेटल के डंक में जो अम्ल है उसकी चर्चा कर लेंगे थोड़ा सा। ये चार आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। सवाल यहाँ से और कुछ नहीं आता है। आप अगर सवाल आ भी जाएगा तो आप कुछ भी लिख दीजिए, अगर ये चार चीज़ें आप लिखोगे तो आपको पूरा आपको मार्क्स वहाँ से दिया जाता है। मधुमक्खी के डंक में जो अम्ल होता है वो मेथेनोइक अम्ल होता है। क्या होता है, मेथेनोइक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है, मेथेनोइक अम्ल होता है। अब देखिए मेथेनोइक अम्ल क्या होता है, इसके अगर हम फार्मूले की बात करें तो देखिए HCOOH, यही तो है मेथेनोइक अम्ल। और क्या यही फार्मिक अम्ल है, बिल्कुल यही क्या है, यही तो फार्मिक अम्ल है, यही फार्मिक अम्ल है। बात क्लियर हुई। सांप की बात करेंगे तो सांप में भी आपका क्या पाया जाता है, फार्मिक अम्ल, फार्मिक अम्ल होता है। चींटी की बात करेंगे तो यहाँ भी क्या है, अभी कहोगे सब जब एक ही तो लिखा क्यों इतना बड़ा, लिखा इसलिए क्योंकि याद हो जाए। नेटल के डंक में भी क्या होता है,
फार्मिक अम्ल होता है, फार्मिक अम्ल होता है। अब जब चारों के एक ही सूत्र थे तो 4 जगह मैंने लिखा क्यों? इसलिए लिखा है कि आप इसको याद कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, कुछ भी कर लें, बस इसको आपको याद करना है। मधुमक्खी के डंक में अम्ल कौन सा? मेथेनोइक अम्ल, या उसी को क्या बोलेंगे? उसी को फार्मिक अम्ल, HCOOH। इसका फॉर्मूला भी याद कर लीजिए। सांप के डंक, सांप का डंक होता कि काटता है? बोलिए, काटता है, लेकिन इसको डंक ही या दंश बोलते हैं, सर्पदंश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्पदंश, जो भी बोलते हो। हालांकि बस आपको ये ध्यान रखना कि उसमें जो अम्ल होता है, काटे या छेदे जो भी है, उसे क्या बोलेंगे? फार्मिक अम्ल बोलते हैं। ठीक है, चींटी के डंक में जो अम्ल है कौन सा है? फार्मिक अम्ल है। नेटल, जिसे आम भाषा में लोग खजवा वगैरह बोलते हैं, जंगलों में होता है, ऐसे पत्ती लगती है, ऐसे पत्ती आप देखे होंगे, ऐसे इसकी पत्ती भी कुछ ऐसे ही होती है ना, ऐसे नेटल। तो नेटल पे डंक होते हैं, ऐसे ऐसे डंक होते हैं, मेरे यहाँ मैं जानता हूँ। ठीक है, नेटल, नेटल जो है एक पौधा है, इसकी पत्ती अगर आपको छू जाती है तो आपको उतना ही दर्द होगा, उतनी ही जलन होगी जितना कि आपको चींटी काटने पर होता है, या इससे भी अधिक हो सकता है। जैसे आप जानते हैं एक छोटा सा कीड़ा होता है, उससे भी वैसे सेम वैसे ही दर्द होता है, इसमें जलन होती है। ठीक है, अच्छा, इससे बचने के लिए आपकी NCERT में बताया गया है कि जहाँ पर ये नेटल का पौधा होगा उसी स्थान पे एक पौधा और होगा, इसे बोलते हैं डाक का पौधा। अब डाक का भी डाकिया लेकर के नहीं आएगा। डाक एक प्लांट है जो कि इस नेटल के आसपास ही रहता है, जिससे कि आपको लग भी जाए तो उसको आप निकाल के वहाँ से उठा के उस पर रगड़ करके उसको ठीक भी कर लें। ठीक है, हालांकि ढूंढोगे तो जल्दी मिलेगा नहीं, लेकिन मिल भी सकता है, आपकी किस्मत अच्छी होगी तो मिलेगा। तो नेटल के डंक में कौन सा अम्ल है? फार्मिक अम्ल है। बात क्लियर हुआ? अब आइए नेक्स्ट अंतिम बिंदु पर हम चर्चा करेंगे। आइए हम चर्चा करेंगे, कुछ प्राकृतिक अम्लों की चर्चा करेंगे। ठीक है, किसकी चर्चा करेंगे? प्राकृतिक अम्लों की चर्चा करेंगे। अच्छा, अभी अभी जो हमने सांप बताया आपको, जो है आपको हमने क्या, मधुमक्खी बताई, चींटी बताई, नेटल बताया, ये सब भी प्राकृतिक ही हैं। ये मत समझिएगा कि मानव निर्मित हैं, कोई इनको बना नहीं सकता। ठीक है, कि बना करके उनके अंदर भर देता हो, कोई बस काटते हो तो अंदर चला जाए, ऐसा कुछ नहीं है। वो सब भी कैसे हैं तो उनको भी आप यहाँ नोट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ नाम नोट किए हैं, आप जो है जो 4 नाम अभी नोट किया था उनको भी आप इसमें नोट कर सकते हैं। ये भी कैसे हैं? प्राकृतिक हैं। तो देखिए, पहला है क्या? सिरके का अम्ल, दूसरा है संतरा, और आपका जो है इमली है, टमाटर है, नींबू है। ऐसा लगा कि यहाँ बाजार लगी है, हम बेच रहे हैं। ठीक है, देखिए मेरे पास क्या है? सिरका है, संतरा है, इमली है, टमाटर है, खट्टा दूध भी है जिसे दही बोलते हैं, और नींबू भी है। तो क्या चाहिए आपको? देखिए सिरका में क्या है? एसिटिक अम्ल होता है, और आप जानते हैं कि CH3COOH ये पूछा गया है, आप इसके फार्मूले से भी परिचित रहा करिए। CH3COOH, इसका आपको सूत्र तो नहीं पूछेगा, लेकिन संतरा हो, चाहे नींबू हो, चाहे मौसमी हो, जितने भी खट्टे फल होते हैं लगभग, उनमें क्या रहेगा? सिट्रिक अम्ल रहेगा। क्या रहेगा? सिट्रिक अम्ल रहेगा। जो भी नींबू फैमिली के हैं, संतरा परिवार के जो भी हैं, उनमें क्या रहेगा? सिट्रिक अम्ल रहेगा। इमली, इमली में टार्टरिक अम्ल है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, पूछा गया है आपके लिए भी, ये सवाल मिल सकता है, आप इसके दर्शन कर सकते हैं। तो इमली इमली में क्या रहेगा? टार्टरिक अम्ल रहेगा। टमाटर की बात करें, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, पूछा गया है, तो ऑक्जेलिक अम्ल रहेगा। क्या रहेगा? ऑक्जेलिक अम्ल रहेगा। खट्टा दूध, या इसी को क्या बोलेंगे? इसी को बोलेंगे दही। इसमें क्या रहता है? लैक्टिक अम्ल, जिससे कि दही खट्टा होता है। कैसा होता है? खट्टा होता है। लैक्टोज शर्करा से लैक्टिक अम्ल कन्वर्ट होता है, बनता है अवायवीय शोषण के फलस्वरूप, किण्वन के फलस्वरूप। वो चर्चा मैंने पहले से कर रखी है। आगे आइए, नींबू की बात करें तो नींबू में क्या? सिट्रिक अम्ल, जो कि ऊपर ही मैंने नोट करके लिखा और मुझे बता भी दिया कि नींबू फैमिली से, नींबू परिवार से कोई भी आपको फल मिले, आप झट से क्या टिक करोगे? सिट्रिक अम्ल टिक करोगे। ठीक है, बात क्लियर हुई? यहाँ तक ये चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी, मुझे उम्मीद है। तो ठीक है, आज यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे साल्ट फैमिली को पढ़ेंगे और वहाँ से बनने वाले प्रश्न पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आज यहीं तक। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक बेहतरीन टॉपिक के साथ। ठीक है, धन्यवाद।